पब्लिक बहुत खुश है मेरी। आप कभी मेरा फेसबुक या ट्विटर अकाउंट देखें। आप वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर परफॉर्मेंस देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। साल 2022 का पहला सूरज गुरूब हो चुका है। साल 2022 के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ऐवान इक़्तिदार के अंदर से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं कि इनकलाब खामोशी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द इनकलाब आने को है। यह भी कहा जाता रहा कि 2021 तरक्की का साल होगा, लेकिन 2021 गुजरा, किस तरह से गुजरा, उसके अंदर हमने क्या खोया क्या पाया, ये बहुत क्वेश्चनेबल बातें हैं। और साथ साथ ये भी बड़ी क्वेश्चनेबल बातें हैं कि जिनके मुतालिक कहा जाता था कि उन्हें डील नहीं दी जाएगी, अभी फिर बाज़गश्त ये है कि वो डील के तहत वापस आ सकते हैं। फिर बाज़गश्त ये है कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है। फिर बाज़गश्त ये है कि 2022 कोई बड़ी तब्दीली का साल होगा। फिर बाज़गश्त ये है कि हुकूमत 5 साल मुकम्मल नहीं करने लगी है। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके ऊपर बात करना बनती है और आज हमारा एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पैनल है। मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराए देता हूं। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब रुकनी कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान होंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब फरीद पराचा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नायब अमीर है जमात इस्लामी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर सियासतदान है, कराची से आपका ताल्लुक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, 2021 तरक्की का साल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मज़ा आया तब्दीली का सर, तरक्की का? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम PTI के हैं और उसके बाद MNA हैं और उसके बाद हुकूमत में हैं। लिहाजा बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 2021 की मईशत ने कोरोना के जो तिब्बी और उसके जो मुआशी असरात से जिस तरह निकाला, आप लोग माने ना माने, सियासतदान माने ना माने, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, वर्ल्ड हेल्थ ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा कि पाकिस्तान एक मिसाल है। जिस तरह पाकिस्तान ने एक दलेरी से, उस वक्त सब लॉकडाउन की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान ने दलेरी से स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया और मीशत को बंद नहीं होने दिया और लोगों को जिस तरह ग्रांट्स पहुँचाई और जिस तरह एक गरीब तरीन मुल्क जो है उसने हैंडल किया, तो मैं तो बड़ा ही मुतमईन हूँ कि दुनिया की मीशत किसी की 10% नेगेटिव जा रही है। आप मुतमईन हैं? किसी की, हाँ मैं बहुत मुतमईन। आप अपने हल्के में जा सकते हैं? मैं अपने हल्के में रोज़ जाता हूँ और बड़ी खुशी से जाता हूँ। कुछ नहीं कहती, पब्लिक बहुत खुश है मेरी। आप कभी मेरा फेसबुक या ट्विटर अकाउंट देखें, कितने लोग मुझसे मिलते हैं। Isn't this high time to understand that inflation is high? नहीं, देखें, लोगों को पता है कि महंगाई है। हाँ। लोगों को पता है कि महंगाई की वजह बैनुल-अक़वामी वजह है। लोगों को पता है कि कोरोना पूरी दुनिया ने उसने तबाही कर दी, उसके असरात है। मेरा नहीं ख्याल कि लोग नहीं समझते। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने 4 रुपए फिर बढ़ा दी। तो पेट्रोलियम प्राइसेस, तो पेट्रोल पाकिस्तान में बनता हो और पाकिस्तान में सस्ता हो और महंगा बेचे, फिर तो लोग नाराज होंगे। पाकिस्तान में तो उस वक्त भी नहीं बनता था ना जब आप लोग पूरा एहतजाज करते थे, जब आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, उसमें पाकिस्तान में नहीं बनता था। जमील साहब, हमारी तहरीक की बुनियाद ये थी कि ये लोग पैसा यहाँ से लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, वो हमारी बुनियाद थी। बाकी मईशत के बारे में तो वो पैसा आया वापस? नहीं, वो लोग आए वापस? नहीं, देखिए, दो बातें, ना पैसा आया ना लोग आए, दो बातें। दिस इज अनदर कंफ्यूजिंग थिंग ना सर। इसका भी सुने। एक पैसा लूट मार हो रही थी, उसको वापस लाना एक बात है, लूट मार रुकना बहुत बड़ी नेमत है। आप दो बातें हैं, इसको इस तरह ना ले। पैसा जा रहा था बाहर, लूट मार कम अज कम रुक गई। हाँ, उसको वापस लाना है, वो मेरी कोई छड़ी से नहीं आएगा। उसके लिए हर चोर, हर क्रिमिनल के लिए कानून का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और हम उस अपने निज़ाम अदल पे डिपेंड करते हैं। बतौर हुकूमत किसी का हम ना गला काट सकते हैं। अच्छा, उस निज़ाम अदल से मुतालिक भी आप लोगों का क्लेम था कि रिफॉर्म्स आप लोग करेंगे?
वो भी नहीं इस हद तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी नहीं हुए। इस हद तक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। वो हमें रिफॉर्म करनी थी, लेकिन कई गलतियां कमियां कोताहियां हैं नहीं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल सारी चीजें पीछे चली गई। कोरोना का तिब्बी इफेक्ट और उसका माशी इम्पैक्ट उसको हैंडल करना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है गरीब मुल्क में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मुझे नए साल की मुबारकबाद कि पंजाब और केपी की सारी आबादी को आज हम 10-10 लाख रुपए की केपी इज अनदर सब्जेक्ट हेल्थ कार्ड, जो जमात इतनी बड़ी स्टेक होल्डर नहीं थी, वो वहां से बलदियाती इंतखाबात पहले अच्छी बात जाने दे जाती है। नए साल की सारे पाकिस्तान के जो लोग रहने वाले हैं केपी में और पंजाब में, उनको हर खानदान को 10-10 लाख रुपए इस मदीना की रियासत जो आपको वादा किया था उसका बहुत बड़ा ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। मदीना की रियासत के ऊपर भी डिबेट करनी है मुझे। मैं बाकी पैनलिस्ट को शामिल करता हूं। मैं बड़ा आई एम सॉरी, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने पहला दिन है और पीछे पूरा 1 साल गुजर चुका है। लोग हमसे सवाल करते हैं, आपने अच्छे काम किए, जवाब देने, हमने तारीफ की है, लेकिन आपको भी जवाब दे हैं, लोगों को भी जवाब दे हैं और इंशाल्लाह जवाब दे हो के 2023 में दोबारा राइट दोबारा आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको नया साल मुबारक हो। 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं, पहले दिन का सूरज गुरूब हो चुका है। 2023 में क्लेम ये है सदाकत अली अब्बासी साहब का कि फिर हम इलेक्ट होके आ रहे हैं। योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम आपके सामीन को जो है वो नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाई बात कर रहे थे और मैं खुद हैरान और परेशान हो रहा था कि हम लोग देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप उसको डिफेंड भी करेंगे और ये कहेंगे क्योंकि हुकूमत में, और ये कहेंगे कि हम दोबारा में। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब नया साल शुरू होता है, जिसको बिल्कुल अंग्रेजी साल है, मुझे बताएं जब आप अमेरिका, यूरोप में जाते हैं, क्रिसमस और नया साल शुरू होता है, वहाँ पर लोगों को खुशियां मनाई जाती हैं, हुकूमत लोगों को रिलीफ देता है, तो सेल लगी होती है, 100 रुपए की चीज आपको 30-40 रुपए, 50 रुपए। आप मुझे बताएं कि इन्होंने नए साल के शुरू में लोगों को ये अजियत दी कि एक मिनी बजट फेंक है। दूसरी बात, रात को लोग जो बचा कुचा था खुशियां मनाने के लिए थे, दिन में रात 11 बजे पेट्रोल की चला दी और फिर ये कहते हैं ये सबसे सस्ता मुल्क है। देखें, ये हमेशा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सबसे ज्यादा एहसास होता है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का चांद नजर आ चुका है। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो आपके कौमी असम्बली के स्पीकर थे, चाहे आपके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन कुंडी साहब, अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पर आप लोगों की प्रेजेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पर एक ऐसी जमात की प्रेजेंस है जो एक्चुअल स्टेक होल्डर नजर नहीं आती वहां की। देखिए, आप मुझे बात तो मुकम्मल कर रहे थे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्लीज देखिए, एक कुंडी साहब, आपके फोन के सिग्नल्स का इशू है। मैं टीम से कहूंगा कि दोबारा उनको कनेक्ट करें। मैं इतनी देर में जनाब फरीद पराचा साहब को शामिल करता हूं। फरीद पराचा साहब, आप लोग बतौर जमात बाकायदा तौर पर एक अपोजिंग फोर्स तस्वर किए जाते हैं और बड़े खुलकर आप लोग बात करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब फरमाते हैं कि 2023 में भी हम इलेक्ट होके आ रहे हैं। योर कमेंट सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे ना, ये एक ऐसी बात है कि जिस तरह से आप आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें और सिर्फ ज़बान ही खुली रखें और उसके बाद आप बयान करते रहें तो कौन आपको रोक सकेगा। अब हमारे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब यही काम कर रहे हैं और उन्हें ना लोगों की चीखें पुकार, कोई उनके आहवाजारी, कोई चीज़ नहीं पहुंच रही। शाबाश वो ले रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से और IMF से। गोया कि जितना कुछ भी यानी उनका टारगेट है वो IMF है। 19 जुलाई 2019 में उन्होंने जो $1 अरब देने के लिए जो इनको उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था उस पर अमल हुआ और साल का पहला दिन था। यानी लोगों को इन्होंने रिलीफ देने के बजाय तकलीफ देने का फैसला किया। 150 चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगा दिया और जख्मों पर नमक पाशी यह है कि जी गरीब इससे मुतासर नहीं होगा। यानी माचस पे भी आपने जो है वो सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है और आप कहते हैं गरीब इससे मुतासर नहीं होगा।
मिर्चों और नमक पे भी आपने कर दिया, दालों पे भी कर दिया। दाल जिसके बारे में गरीब कहता था कि दाल जड़ी निपे दाल, तो वो दाल के ऊपर भी लग के आप कहते हैं गरीब मुतासर नहीं होगा। यानी ये क्या मंतक है, क्या चीज है, आप बता क्या रहे हैं, बेवकूफ किसको बना रहे हैं? क्या लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे? क्या लोग ये समझ लेंगे कि जहां आप किसी जगह भी चले जाएं, यानी बेकरी है, आइटम है, बाकी सारी चीजें हैं, और उसके बाद ये कि पेट्रोल बाकी चीजें, इनके असरात हर एक पर होते हैं। कपास के बीज जो है उसके ऊपर आप कोई भी चीज ले लें तो वो तो कई गुना बढ़ाई गई है। तो जब वो उसमें पहले ही यानी वो था, वो जो एक मुहावरा है कि मरे को मारे शाह मदार, जो लोग पहले ही अधबुए हुए थे, जमीन जिंदा दरगोर थे, उन पे आपने फिर एक IMF का कोड़ा बरसा दिया और उसके बाद आप मुतमईन है। पता नहीं, यानी ये कहते हैं जी कि हम जवाबदेह हैं। जवाबदेह होने में इन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया कि खुदा के सामने भी जवाबदेह है। अच्छा, आप फरीद पराचा साहब जिस तरह से बासी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे हलकों में लोग हमें वेलकम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं मुतमईन हूं, और अगर अब लोग उनको वाकईतन वेलकम कर रहे हैं और वो मुतमईन हैं तो फिर वो पब्लिक की चॉइस है ना। महंगाई अगर वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनको करने दें। फिर चले नहीं, देखे ना, अभी KP के इलेक्शन आए हैं, सारे वज़रा अपने हलकों में हार गए हैं, तो कौन से लोग इनको वेलकम कर रहे हैं? यानी इनके यहाँ जब होगा तो इन्हें भी पता चल जाएगा, दूसरों को तो चांद नजर आ गया है। तो मामलात जो है ना जी, आप यानी ये समझें कि आप जो है वो लोगों को इस तरह की बातें करके आप मुतमईन कर लेंगे तो कैसे लोग मुतमईन होंगे? जहाँ हर घर का मसला है। लोग जो है जिन्होंने माओ ने अपने बेटों को के कहने पर वोट दिया था PTI को, अब वो अपने बेटों को पीट रही हैं कि जी तुम्हारे कहने पे मैंने जो है ये वोट दिया था और तुमने हमें कहां फंसा दिया है। लोग इलाकों में ढूंढते फिरते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने वोट देने का मशवरा दिया था, और उनको लोग जो है वो ढूंढते फिरते हैं कि इसने हमें फंसा दिया। लेकिन ये नाकाम तरीन हुकूमत है। पहले उन्हें भी कोई बड़े जो है वो चार हुकूमत नाकाम तरीन है, अपोजिशन भी नाकाम तरीन है, माजरत के साथ किया है कि जैसे इंतकाम। आप जी बिल्कुल बिल्कुल ये भी हम कहते हैं। और इस सारे मामले का पहलू ये है कि आम आदमी जो है वो ये समझ रहा है कि मेरी तो कहीं सुनवाई नहीं है। हम बहरहाल जमात इस्लामी वाले हम निकले हुए हैं। अच्छा, फरीद पराचा साहब, हमारे पास वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं आपकी इजाजत से मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, आपका ताल्लुक कराची से है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो ज़मीनी बिल आया मिनी बजट की सूरत में, वो 2021 को तरक्की का साल कहना, साल गुजर गया, कोड़े अभी तक लग रहे हैं, इब्तदा जो है वो 4 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होने से हुई है। योर टेक सर। हालिया इक़दाम है, ये नए साल का तोहफा अवाम को दिया गया है। ये सिर्फ मईशत दुश्मन और अवाम दुश्मन नहीं, बल्कि ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी ये अमल है इनका, जो इस वक्त इन्होंने किया है कि लोगों के जख्मों पे मरहम रखना, तो कुजा उन्हें और खुरच खुरच कर उन्हें उस तकलीफ और अजियत का और एहसास दिलाया जा रहा है कि उनका वास्ता किन लोगों से पड़ा है। देखें, पहले से गिरवी शुदा है IMF को हमारा, उस गिरवी शुदा मुल्क को भी पूरी दुनिया में बेचने की तैयारी की जा रही है, और ये बोर्ड आवेजा कर दिया गया है, पाकिस्तान इज फॉर सेल, कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है आलमी मंडी में। जो इसकी अब कीमत लगाए, जो इसकी बोली लगाए और बोली लगाकर इसे खरीद कर ले जाए, इससे ज्यादा ढिठाई मैं समझता हूं कि मैंने इससे पहले किसी हुकूमत के तर्ज अमल में नहीं देखी। हमने क्रिटिसिज्म भी किया है, हमारे लिए तो मुश्किल हो गया। अब हम कौन से अल्फाज ढूंढें, किस तरह का क्रिटिसिज्म उन्हें ये एहसास हो कि वो इतना आवाम से या तो लाताल्लुक है या कोई ऐसा अशराफिया इस मुल्क के इख्तदार पर काबिज है
कि जो जिसका अवाम की पल्स और अवाम की हिस्स, अवाम के जज्बात से कोई ताल्लुक ही नहीं, ला ताल्लुक, डिसकनेक्टेड, हवा में। लेकिन फारूक सत्तार साहब, उसका एक हिस्सा आपके अपने शहर में बैठा हुआ है, उसका एक हिस्सा आपके दोस्तों में से है जो अगर गवर्नमेंट के साथ ना हो तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो उनसे भी कभी गिला किया आपने? मैं तो जब मैं ये पीटीआई की हुकूमत की तरफ ये ताने तुशने मैं बरसा रहा हूँ, तीर बरसा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए तो ये एमक्यू पाकिस्तान का अमल भी उनकी, दे आर पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर्स इन क्राइम, इस जुर्म में हाँ बराबर के शरीक है ना भाई। ब्रेकिंग न्यूज़, ये कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं भाई, ये तो उनके साथ शामिल है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के साथ। और देखें, लाताल्लुक की ऐसी है कि इतना अफसोस होता है, सारे वज़रा मिलके यही रट पीट रहे हैं कि वो तरक्की का साथी, उन्हें कौन सी चीज, उन्हें सियासत की समझ है या नहीं है, अल्लाह ताला इन्हें समझ दे, इन्हें अकल दे कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मौका दिया था खिदमत का, और एक मुनासिब तब्दीली के नाम पे, करप्शन के खात्मे के नाम पे इनके साथ मोबिलाइजेशन भी थी। लेकिन जब ये कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि इनके सारे एमएनएस, वुज़रा, एमपीएस ये उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो खवास, तो इसे हम खवास की हुकूमत कह सकते हैं। ये अवाम की हुकूमत कहीं से भी नहीं है। पता नहीं अवाम ने कैसे इस खवास से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वोट दे दिया और अपनी इनके हाथों में दे दे के करना ये चाहिए था। ये भी माजी की हुकूमतों की तरह इन्होंने भी डायरेक्ट टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की। मईशत के कई शोबों में खरबों रुपए आमदनी रखने वालों की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, वही इस्तिस्ना है। और आम आदमी पर टैक्सों की भरमार है। पर्सन का सेल्स टैक्स है, वो कौन सी चीज रह गई है जिसपे वो टैक्स नहीं लगा। देखिए, पूरी दुनिया का ही हवाला देते हैं ना कि महंगाई हर जगह है, ठीक है, लेकिन हर जगह बाकी अशिया पे तो महंगाई हो सकती है, लेकिन फूड आइटम्स पे बड़े कमाल के साथ, खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया, सिर्फ अमेरिका यूरोप नहीं, तीसरी दुनिया के ममालिक ने भी खाने पीने की अशिया को जिस तरह लोगों की पहुंच में अब भी रखा हुआ है, उनकी रसाई में है। और नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स नहीं होता, नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स नहीं होता, उसको टैक्स फ्री रखा जाता है। आप तो खाने की अशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन पे। और चलो कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, चारों सूबाई हुकूमतों के साथ बैठे और मिलकर कोई एफर्ट करें। अगर महंगाई का ताल्लुक कहीं सूबाई हुकूमत, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा फारूक भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, सोल्यूशन के ऊपर मैंने बात करनी है, आपके साथ ही रहना है। कुंडी साहब बात कंप्लीट कर रहे थे, कर रहे हैं, फिर सदाकत अब्बासी साहब की तरफ। कुंडी साहब आप साथ हैं हमारे? जी मैं साथ हूं। जी कुंडी साहब आप कंप्लीट कीजिएगा। आप केपीके की एग्जांपल दे रहे थे, आपकी उस लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। देखिए, मैंने बताया कि केपीके की आवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया। जितने इनके स्टॉलवर्ड्स थे, चाहे वो गवर्नर था, स्पीकर कौमी असम्बली था, डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली थे, इनके वफाकी वज़रा थे, इनके सूबाई वज़रा थे। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पहले फेज में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमारा जो वोट रेशो है वो पहले की निस्बत काफी हमारा बढ़ा है। हमारे जो है वो तासीर हमने नहीं की कैसे जीती, जो कि मेरा अपना गाड़ी खान है, वहाँ से हम जीते थे। वहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब जो इनके फेडरल वजीर हैं, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन ये बात तो आप एग्री करते हैं कि पीटीआई को केपीके में लोगों ने रिजेक्ट किया। अब मेरे भाई ने बात की कि हमने हेल्थ कार्ड दे दिया और 10 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि कौन से सरकारी अस्पताल में खैबर पख्तूनख्वा में जो इन्होंने एमटीआई सिस्टम लेके आए हैं, वहाँ पर फ्री जो है एक्सरे या एमआरआई या कुछ होता है वो भी खत्म कर देना। अगर आप कंपैरिजन करते हैं हॉस्पिटल हेल्थ का, तो आप कराची में और सिंध में आपके जो है दिल के ऑपरेशन, आपके बाईपास, स्टंट, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री होते हैं। तो ये चीजें करना कि जी हमने हेल्थ कार्ड दे दी उससे वोट मिलेंगे, तो ये चीजें नहीं है। इन्होंने जो लोगों को अपने न्यू ईयर की नाइट पे जो मतलब अजियत दी है वो भी आपके सामने। 4 रुपए पेट्रोल न्यू ईयर नाइट, अगर 2-4 दिन तो तकलीफ के साथ थोड़ा रिलीफ भी था। जो है वो बात बतानी चाहिए, एलपीजी की कीमत 6 रुपए तकरीबन फी किलो कम हुई है, और इसी तरह से दीगर चीज़ों में भी ये कह रहे हैं कि हम लोग रिलीफ देने जा रहे हैं। लाइट जो है वो 99 पैसा पर यूनिट बिजली की कीमत भी कम हुई है। आपकी जब वफाकी वजीर कहते हैं फाइनेंस के कि हमने तो इतने अरबों रुपए, 2 अरब रुपए, 200 रुपए के टैक्स लगा लिए, कोई कम तो नहीं आ गई। मतलब है ये लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। मतलब है कि पिछला साल तो नौकरियों का साल था, इन्होंने पता नहीं 1 करोड़ नौकरियों में से 50 लाख शायद नौकरियां दे दी। नहीं, ये 1 करोड़, फवाद चौधरी साहब कहते हैं 1 करोड़ नौकरी दे चुके हैं हम।
हाँ, 1 करोड़ नौकरी दे चुके हैं, अभी सरप्लस में जा रहे हैं। मतलब है कि अगले साल में मतलब है जो भी देंगे सरप्लस में होगी, लेकिन लोगों को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। जो आप देखें लोग मतलब है कि खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपके सामने कैमरामैन बैठे, इससे आज की सूरत हाल पूछें कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं देते। बहुत मुश्किल है, मुश्किल। आपको जो है आपको मंथली मतलब है कि अपना वो तनख्वाह मिलती है। आप मुझे बताएं कि आप अपना बजट कैसे बनाते हैं। फिर बाकी तो छोड़ें, जो डेली वेजर्स हैं, जो उसके नीचे तबके वाले हैं, मिडिल जो क्लास के लोग हैं, आप जाकर उनकी सूरत हाल तो हुई। आप कहते थे ना कि पीटीआई अर्बन उसकी वो है, आप आके अर्बन एरिया खैबर पख्तूनख्वा में देख में बड़े बड़े शहरों में क्या सूरत हाल है। अब ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं कि जी मुझे फलाने महीने ने वोट दिया, मुझे फलाने नहीं दिया। इनके अपने महीने ने कहा है कि हमारे लोग टिकट देने को तैयार नहीं है, हम लोगों में जा नहीं सकते हैं। हमें लोग जो हैं, हम हल्कों में जाते हैं, लोग हमें कहते हैं पीटीआई का आप निशान लेके ना आए, हमारे टिकट लेने को तैयार नहीं। हम नहीं कह रहे, इनके अपने एमएनएस कह रहे हैं, इनके अपने पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं। आप उनके जाके वो इंटरव्यू से कर लें। अब सेकंड फेज में देखें कि बीए का सेकंड फेज आ रहा है, जिनमें ठीक 1-2 महीने को एक्सटेंड कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, पता चल जाएगा इनका, पता चल जाएगा क्या सूरत है, पता चल जाएगा। अब्बासी साहब जी, बहुत सारी बातें हैं, मुझे टाइम देंगे? बिल्कुल, अभी भी दूंगा। ब्रेक के बाद भी पूरा टाइम आपका। सुनने वाले आपके फैसला करें कि केपीके में एक पार्टी को मिली हैं 20 सीटें, जेयूआई को, पीटीआई को मिली हैं 16 या 17 और पीटीआई मुस्तरद हो गया है। पीपल्स पार्टी को 1 मिली है, उसके लिए क्या जुमला बोलेंगे? अगर 17 सीटों वालों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तो 1 सीट वालों को लोगों ने क्या कर दिया? तो खत्म ही कर दिया ना, दफन कर दिया। अगर हम मुस्तरद हुए हैं तो पीपल्स पार्टी तो दफन हो गई है। पहली बात तो ये, अगर उन्होंने एडमिट किया है कि हमने लूज किया, उन्होंने एडमिट किया है। फिर आप वो तो इनसे जरा पूछे ना, आप ऐसा करें जेईओ को बुलाएं, वो मुझे ताने मारे तो मैं सुनूं। अब हमारे भाई फरीद पाजी साहब ने बड़ा स्पिन दिया। मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तारीफ की बात की, मैंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तारीफ की बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इस चीज की एस्टिमेट करता है उनकी बात की। उन्होंने कहा ये शाबाशें ले रहे हैं आईएमएफ से। नहीं, वो आईएमएफ के इन्फ्लुएंस के अंडर तो है ना ये सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप ये समझे ना कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत कामयाब थी, तो इसीलिए कि आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ तो अगर कहते तो आईएमएफ तो हम पे सख्ती ना करता, फिर तो नरमी करता। बहरहाल ये इनकी पॉलिटिकल एंगलिंग है, भाई हैं। अब दूसरी बात ये कि भाई ये टैक्स लग रहा है, ये पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है, महंगाई के लिए टैक्स नहीं लग रहा, पैसा आ रहा है। पैसा किस पे लग रहा है? इनको बड़ी मसला है। इंपोर्टेड जिंदा जानवर, कोई कुत्ते मंगाए, कोई शेर मंगाए, कोई बिल्लियां मंगाए, उस पर टैक्स लग रहा है। फरीद साहब को क्या उस पर एतराज है? इंपोर्टेड मीट फॉर स्टेक्स, स्टेक्स जो खाते हैं, अगर वो 1000 रुपए का स्टेक है, अब उनको 100 रुपए हुकूमत को, तो क्या तकलीफ है मुझे बता दें, किसको तकलीफ है? इंपोर्टेड फिश, सैल्मन जो 2000 रुपए की आएगी, अब वो 2200 रुपए की आ जाएगी और 200 रुपए हुकूमत को टैक्स जाएगा, किसको तकलीफ है? इंपोर्टेड वेजिटेबल, आपको देसी नहीं खानी है। इंपोर्टेड कुछ नहीं, आपका हमारे जो देसी चीजें उनके ऊपर कुछ नहीं है सर। 150 अशिया मैं आपको सारा मैं बिल से बता, महंगे फोन, अगर आप 50,000 का फोन लेते हैं तो 5,000 आपको हुकूमत को देना पड़ता है, तो क्या मसला किसी को? अगर आप महंगा, लग्जरीज पे तो कोई एतराज नहीं है, लग्जरीज है। एक और सुने, फैशन चीज पे कोई टैक्स नहीं लगा। मैं आपको सिर्फ 2 अरब पे लगा, मैं उस पर आप बता दूं सर। ये जो अगर मैं से ज्यादा अरब मैं सारी बात कर निकलेंगे, मैं ताकि प्राइस जवाब है। फैशन मैगजीन जो है वो जो 2-2 हज़ार रुपए के आते हैं, अब वो 2200 के आएंगे, जिसमें वो तस्वीरें होती हैं मगरब के एक्ट्रेसेस की और एक्टर्स की। तो प्राचा साहब कहते हैं कि उन पर टैक्स ना लगाएं ताकि लोग ज्यादा खरीदें। तो मैं तो इनकी, हाँ, माचिस का बड़ा शोर है जी। कितने की माचिस आती है? 5 रुपए की। हाँ। एक खानदान के पास कितनी आती है महीने में? 4 माचिस। माचिस का दौर गया। लोगों का देखिए ना, ये लोग एंगलिंग करते हैं, पॉलिटिकल एंगलिंग। 4 माचिसें काफी होती है महीने में, 20 रुपए की होगी। 20 रुपए की माचिस पे अगर 3 रुपए टैक्स लग गया तो किसको तकलीफ है? माचिस वाले से टैक्स ले रहे हैं ना। माचिस जो पूरा खानदान 20 रुपए की माचिस, आप इलेक्टेड एमएनए हैं और एक इलेक्टेड एमएनए जब ये बात करता है ना, मुझे बड़ा अफसोस, उसकी वजह, मेरी रीजन सुन लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जिस बेचारे के पास 20 रुपए नहीं है ना, उसके लिए 1 रुपया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास 20 लाख है उसके लिए पेट्रोल 300 का भी हो जाए तो किसी अब आप आ जाए जी। आप ये जो पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं अमीरों के माचिसों से और अमीरों के मैगजीनों से, वो जाएंगे किधर जाएंगे? वो भाई हर बंदे को जो गरीब तरीन आदमी है, 3 साल में नजर भी तो आए ना। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 12-12 हज़ार घर में पहुंचाया इस हुकूमत ने। आपके जो लोग बिल्कुल गरीब तरीन है उनके लिए
जगहों का, सोने का और खाने का बंदोबस्त किया। जो इंतहाई गरीब तरीन लोग हैं ये 2-2 रुपए इकट्ठे करके राशन प्रोग्राम की आप बात मैं वही कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं ना कि बंदा जो जिसके लिए बस 1 रुपया भी नहीं है, इससे पहले वो धक्के खाता था, आज उसके लिए उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, अब अगली बात सैलानी वेलफेयर वो सैलानी वेलफेयर इससे पहले भी वो कहते हैं मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया किसी ने। सुना, वो इस हुकूमत का क्रेडिट है। वो आप अगली बात सुने, ये जो हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं फरीद प्राचा साहब, ये मैगजीनों से और इम्पोर्टेड मछलियों से, इसको हम लगा पता किधर है, 30% सस्ता कर रहे हैं आटा, 30% सस्ता कर रहे हैं घी और 30% दालें। किन के लिए? हर आदमी के लिए नहीं, गरीब आदमी के लिए। लिहाजा आप अगर रियासत जिसके पास सिर्फ 3,800 टैक्स इकट्ठा होता था और आपके दौर नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दौर में 3,000 रुपए, ये वाला 3,000 ये वाला ब्रेकेज मैं आपसे ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करता हूं। मैं ये पूरा ब्रेकेज सुनना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सदाकत अब्बासी साहब ज़ाहिर है एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हुक्मरान जमात है और उनको डिफेंड करना उनकी पॉलिसी का हिस्सा भी होगा, लेकिन हम आवाम हैं और आवाम की बात करेंगे, कहीं कमी कोताही रह गई है तो उसको इंडिकेट भी करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब ब्रेकेज बता रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस कहां कहां किस किस एरिया में है और कह रहे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो कोई हमने महंगाई नहीं की है। सर प्लीज। अच्छा, एक और फारूक सत्तार भाई ने कहा कि जी ये मुल्क दुश्मनी है, तो मैं तो समझूंगा फारूक सत्तार भाई, ये जो सियासत कही जा रही है ना मईशत पे, ये मुल्क दुश्मनी है। मुझे आप बता दें कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो 3,800 अरब रुपए, 3800 अरब रुपए का सालाना टैक्स है और 3,000 अरब हमने सूद में देना है जो कर्जे लेते रहे इनके दोस्त जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। आज हम उस टैक्स को 3,008 से 6,000 अरब तक लेके जा रहे हैं ताकि आपकी फौज को तनख्वाह मिले, आपके इदारों को तनख्वाह मिले, आपके गरीबों को मदद मिले। तो मुल्क दुश्मनी तो आप कर रहे हैं कि आप इस हुकूमत को टैक्स लगा के अपनी आमदनी नहीं बढ़ाने देना चाह रहे। आप नहीं चाहते, नहीं मैं पूरी बात कर रहा हूं, आप नहीं चाहते ये मुल्क अमीर हो, इस मुल्क के पास पैसे हो। भाई पहले तो ये पैसे जाते थे लंदन के फ्लैटों में और सारे महलों में। आज अब मुझे बताएं, इमरान खान साहब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इमरान खान साहब की को बाहर एहसास हैं, तो ये मेरे भाई मुल्क के वसाइल बढ़ने दें और ये जो इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं इनसे टैक्स लगाने दें, मईशत में सियासत ना करें। सर मुझे ये बताएं, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी इसने कितना बड़ा डेंट दिया है? आपके कर्जों में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? अब उसको कैसे कवर करेंगे आप लोग? आपका डॉलर जो 120 तक का था उसको आप 175 तक, 180 तक ले गए, 178 तक। दिस इज अनफेयर ना सर। उसके ऊपर भी तो देखें ना आप लोग, वहां पर भी तो कई मुआशी कमियां कोताहियां हैं। फारूक सत्तार साहब जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुंडी साहब कर रहे हैं और हमारे फरीद प्राचा साहब कर रहे हैं। उन कमियों कोताहियों को करेक्ट कर लें, आपके पास टाइम था, पूरा मौका मिला है आपको। सर जमील साहब, आपको और आपके जो पैनलिस्ट हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं, अभी प्रोग्राम के बाद गूगल करें और चेक करें कि मुल्क की करेंसी कब डिवैल्यू होती है, जब मुल्क का करंट अकाउंट का खसारा होता है। इनके दोस्त नवाज शरीफ के दौर में आखिरी साल में 20 अरब डॉलर का खसारा था जिसका इफेक्ट हुआ ये डिवैल्यूएशन। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे दौर में वो 20 अरब अगले साल हो गया जीरो। नहीं, आपके असद उमर साहब जो 1 साल IMF के पास नहीं गए उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। एक पहले पूरी 8 महीने पूरे नहीं गए, पहले वो एक अलग बात है। नहीं, उसकी वजह से नुकसान हुआ है आपका। 20 अरब डॉलर का खसारा था जिसकी वजह से करेंसी डिवैल्यू हुई। अगले साल वो 12 अरब आया, अगले साल 3 आया, अगले साल 0 हो गया। हम तो उस डिवैल्यूएशन की बीमारी को ठीक कर दिया हमने। डिवैल्यूएशन हुई है, अगर आपने पूछना है तो जाएं जाके इसहाक डार से पूछें, जाएं मिफ्ता इस्माइल से पूछें कि वो खसारा क्यों छोड़ कर गए। आज अगर ये हुकूमत खुदा न खास्ता 20 अरब डॉलर का खसारा करे, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। तो नवाज शरीफ ने साल चाहिए इस खसारे को पूरा करने के लिए? आप वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर परफॉर्मेंस देंगे, 6 महीने के अंदर परफॉर्मेंस देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें 3 साल के बाद गेज कीजिएगा। चौथा साल आ गया, अभी आप लोग कह रहे हैं कि आखिरी साल में महंगाई हम कम कर सकेंगे। इसके अलावा आप मुझे रिफॉर्म्स में बता दें, किसी सेक्टर में बता दें आज कारनामा। आज आपके तमाम मुल्क के जो हमारे ऑपोजिशन के मुआशी जो एक्सपर्ट हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं, इस हुकूमत के पास सिर्फ वही खसारे हैं जो आपने कर्जों की किस्तें हैं। इसका करंट अकाउंट बैलेंस का मंशूर था। नहीं देखिए ना, आपके दावे थे ना। देखिए मेरी बात, आप कहते हैं टैक्स भी ना लगाएं, हुकूमत टैक्स भी ना लगाए, और प्राचा साहब कहते हैं आप मैगजीन पे और इंपोर्टेड फिश पे क्यों टैक्स लगाते हैं? आपकी टैक्स लगाएंगे तो पैसे पूरे होंगे। आपकी इजाजत से प्राचा साहब योर टेक सर, वो कह रहे हैं कि जी आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट कर लेने दें। जी जी जी
बोले प्राजा साहब बोले। सी बात है कि सारे टैक्स जी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स लगाते ना आप पे, आप बंद कर दें। हम तो कहते हैं ये सारी चीजें जो आप इंपोर्ट करना बंद कर दें, आप कुत्ते और बिल्लियों के खिजाब मंगा लें। आप यानी जो ज़र मुबादला कमाते हैं उससे एक्सपोर्ट से, उसको इस तरह की इंपोर्ट पे आप ज़ाया करके उस पर फ़ख्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब ये उन पे लग रहा है, उन पे लग रहा है। आप लगाएं जागीरदारों पे टैक्स, आप लगाएं वडेरों पे टैक्स, आप इनडायरेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा कि एक ब्यूरोक्रेट जो है उसकी कई साहब ये चीजें वही मंगवाते हैं, ये वडेरों पे ही टैक्स है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं यूरोप में, वो आपको आप नहीं आप मुझे ये मईशत वगैरह करप्शन आपने कौन सी आप करप्शन आपने कौन सी खत्म की है? $1 भी वापस नहीं आया। अगर आप $1 भी वापस लाए हैं तो आप बताइए कि हम ले आए हैं। यहाँ तो करप्शन का हमें पता या पनामा से लगता है या पेंडोरा से लगता है। आपके तो सारे इदारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत नाकाम है। फिर उसके बाद ये बात जो है कि जी आज करप्शन कितनी है, आप जरा नीचे जाके पता तो करें। करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, हर जगह लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं और आपके MNAs, आपके मेंबरान असेंबली वो पैसे लेते हैं। और मैं आगे एक बात करूं, ये जो आपने फंड दे दिया MNAs को, MP, ये करप्शन नहीं है कि अपने पार्टी के लोगों को दिया जाए। ये एक बदतरीन किस्म की करप्शन है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इसलिए ये आप ठीक है, आप चूंकि एक डिफेंड करना है आपको, तो आप तशरीफ लाए हैं, आप बयान करेंगे। जो चीजें जिस तरक्की की ठंडी हवा गरीब की झोंपड़ी तक नहीं पहुंचती ना, वो कोई तरक्की नहीं होती। साहब 2021 में आपको तब्दीली का सबसे बड़ा कारनामा क्या नजर आता है? 2021 में 3 सालों में सबसे बड़ा कारनामा कौन सा रहा है आपकी नजर में, इनका अच्छा या बुरा? अब वो जो देखे ना, अभी आपने कहा था कि इनकलाब जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो इनकलाब तो कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पे ये कहते हैं कि जी असल सुकून तो वहाँ मिलेगा, वहाँ की तरफ बढ़ रहा है। और इन्हें इसलिए नहीं नजर आता कि ये एक भंग पॉलिसी भी लेके आए हैं, उसकी वजह से कोई चीजें जो है वो नजर नहीं आती। ये समझते हैं कि जी शायद हाँ, यानी शायद उसकी वजह से इनको मतलब बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती, या एक सरूर की कैफियत के अंदर होते हैं और उस सरूर की कैफियत के अंदर इनको मालूम नहीं होता गरीब की चीखें निकल रही हैं और लोग इतने तंग आमद बजंग आमद पे हैं। ये जो गवादर के अंदर हजारों अफराद निकले थे, मौलाना हिदायतुर रहमान, ये जो कराची के अंदर हाफिज नईमुर रहमान, आज यहाँ इस्लामाबाद में सूद के खिलाफ हुआ। ये तो सूदी मईशत को और तकवीयत दे रहे हैं। हजारों लोग मर्द औरतें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। तो खुदा के लिए मुल्क को सही तरफ ले जाएं। सूद के जरिए से मुल्क तरक्की नहीं करते, अल्लाह की रहमतों से और गरीब की सुनवाई करने से मुल्क तरक्की करते हैं। और आप नाम में ले रहे हैं मदीना मुनव्वरा का। मदीना मुनव्वरा तो अदल और इंसाफ का और रहमदिली और खुदा तरसी का नाम है। वो तो गरीब को अब दिन में 5 मरतबा अमीरों गरीब को मदीना मुनव्वरा का निज़ाम बराबर कर देता है। इसलिए आप इस तरफ जो है ना जी आए कि मतलब ये गुर्बतों को ख़त्म करें, वरना इस तरह की आदाद शुमार के खेल से कोई मुतमईन नहीं होगा। अब आदाद शुमार के खेल से कोई मुतमईन नहीं होगा। मैं फैसल करीम कुंडी साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। कुंडी साहब, सदाकत साहब की बात सुन ली आपने? वो कहते हैं सब अच्छा है। देखें, जब बंदे इक़्तिदार में होते तो सब अच्छे नजर आता है। ये चीजें हमने भी गुजारी हैं, बाकी जमातें में भी गुजारी हैं। अब सदाकत अब्बासी साहब ने, मेरे भाई, इनको तो पहले आप तमगा दें जिस तरीके से वो इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं। कोई बहुत से लोग आपको भी पता हो, इनके बड़े बड़े जो है वो फंदे खान भाग गए, वो आपके प्रोग्राम भी आने से जो है वो कतरा रहे हैं। दूसरी बात यह कि इन्होंने बात की, वही बात हुई जो बादशाह की बेटी किसी ने कहा कि जी गंदम महंगे हुए, रोटी नहीं मिले, कह रहे हैं कि केक और डबल रोटी क्यों नहीं खाते। अभी आगे वो कहते हैं जी फलानी जो गोश्त आ रहा है, फलानी चीज बाहर से आ रही है तो इम्पोर्टेड है, तो इन चीजों पर ना इसने हमने जो है ये चीज कर। देखिए, आपने ये जो दवाइयाँ महंगी की हैं, आपने बच्चों का दूध महंगा किया, आपने मार्च से मांगी, तो फौरन
देखिए आपने लोगों को क्या रिलीफ दी है, आपने गरीब तबके को क्या दिया। आप, मैं कहता हूँ एलिट क्लास पे टैक्स लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो गरीबों के साथ कर रहे हैं, आज अगर सिर्फ आप पेट्रोल या डीजल महंगा करते हैं, सब चीजें महंगी हो जाती है, जो है उसमें जो है ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, किराए महंगे होते हैं, चीजें महंगी होती हैं। तो ये चीजें आप कहें कि जी नहीं हमने तो कुछ नहीं किया और हमने जो है उमरात पे टैक्स लगा दिया है, ये आप किसी और को बेवकूफ। आप बताएं, अब कहते हैं कि जी हमने इन्होंने कर्जे दिए, आप मुझे बताएं कि आपने कितना कर्जा कम किया है और कितना कर्जा आपने दिए। एक कमेटी तो आप बना ले, जरूरत कर ले, कमेटी बना ले, किसकी हुकूमत ने कितना कर्जा लिया है और कितने माफ कराए हैं, कितने जो है उन्होंने वापस किए। अगर आप वो भी कर लेंगे तो सबसे रिकॉर्ड कर्जा जो है इस हुकूमत 25,000 अरब कर्जा था, आज 45,000 तक पहुंच गया है, इन्होंने उसमें वापस भी किया है, कुछ अभी भी बढ़ गया। देखिए ये चीजें आपने क्या सब्सिडी दी है लोग गरीब लोगों की, उस पर क्या कोई सब्सिडी लोगों पर नहीं दी है। या तो आपने कोई इतना बड़े कमालात के इतने मेगा प्रोजेक्ट आपने शुरू किए, अभी आपने तीनों ने बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, जो इन्होंने जो है वो। अच्छा कुंडी भाई, ये आपने ना बड़ी जबरदस्त बात की है कि कोई कमेटी बनाने और इन्हें ये भी बताना चाहिए कि कहां कहां क्या क्या कुछ किया है। आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बात भी है कि मुल्क का वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात ये कहता है कि इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि कायद-ए-आज़म कोई इस्लामी रियासत नहीं चाहते थे बल्कि फलाही रियासत चाहते थे। इस्लामी और फलाही रियासत, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस्लाम और फलाह को दो अलग लेंसेज से कैसे देखा जा रहा है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब, कोई कमेटी शमेटी बना लें। कुंडी साहब ने कहा, देखिए मैं इनको टेक्निकल बात करता हूँ, वो कहते हैं जी आप इशारियों से खेल रहे हैं। एक होता है अंदरूनी कर्जा, एक है बैरूनी कर्जा। इनके नापने के कर्जे बढ़ने या कम होने की वजह सिर्फ खसारे होते हैं। करंट अकाउंट का खसारा हमने कम कर दिया और अंदरूनी खसारा हमारा ख़त्म हो गया। सिर्फ हमारे पास हम जो कर्जे ले रहे हैं वो सिर्फ कर्ज़ों की किस्तें वापस करने के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो प्राचा साहब कह रहे थे कि जी आप अमीरों पर टैक्स लगाएं, तो भाई मैं जो चीज़ें गिनी हैं इनमें कौन सैल्मन फिश खाता है, कौन इंपोर्टेड मैगजीन और इंपोर्टेड मछलियाँ मंगवाता है? तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं। आप खाली सियासी बात कर रहे हैं और मैं हकायक बयान कर रहा हूँ कि जनाब ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं भाईजान, ये टैक्स इसीलिए लगा रहे हैं कि मदीना की रियासत में सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी दिया जाए, वो पैसों से दिया जाता है। अगर आपको अमीरों के पे टैक्स लगने पे आप इतना सारे भड़क रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। सदाकत भाई आपकी इजाजत से मैं फारूक सत्तार भाई हैं, उनसे एक कमेंट उन्होंने निकलना है। फारूक भाई बहुत शुक्रिया। ये सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि हमने तो उमरा पे टैक्स लगाए हैं, किसी गरीब को इससे कोई नहीं फर्क पड़ने जा रहा। आप तो माशाल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, आपने मिनी बजट ज़मीनी बिल को भी देख लिया, दीगर बजट्स को भी देखा आपने। आपको लगता है कि ये वाकईतन गरीब इससे मुतासर नहीं होगा? पर वडेरों पर, बड़े जागीरों पर, जागीरदारों पर वाकई में टैक्स लगाए जाते हैं तो हमारी ज़राअत का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में 22% है, जबकि टैक्स जो कलेक्ट होता है ज़राअत के सेक्टर से वो 1% है। बहुत बड़ा मिसमैच है। अगर हिम्मत करनी है और वाकई में मर्दों वाली बात करनी है तो आम किसान, हारी कमी जमींदार को छोड़ दें, लेकिन कम से कम जिनकी आमदनी 50 लाख से ऊपर है सालाना, है ना, आइटम नंबर 7 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, उसको खत्म करें, कम से कम उसका अंदिया दें, उसका ऐलान करें और कहें कि हम बड़े वडेरों, जागीरदारों जिनकी अरबों खरबों की कमाई है उन पर अब टैक्स लगाने जा रहे हैं। अरे छोटे छोटे मैगजीनों से इस पे लगा के इसकी आड़ में जो काम असल में उतारा है ना कि बिजली का बिल भी महंगा होगा, जो तेल की कीमतों में गुज़िश्ता 2021 का साल जो है वो कीमतों के सातवें आसमान पर जाने का साल है। साल भर में जो किया लोग उसका रोना रो रहे हैं। सिर्फ ये मिनी बजट तो आपने आखिर में आके लोगों का फ्रस्ट्रेशन इस पे निकल रही है। अब 10, 15, 20 आइटम अमीरों के बता भी देंगे, कितनी उसमें से कलेक्शन हो जाएगी, मैगजीन कितने लोग खरीद लेंगे, बादाम कितने लोग खा लेंगे। भाई ये सारी चीजें अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे लगाए पाबंदी आए और उससे जो मिसयूज और स्मगलिंग आपने कहा था FBR से
दो लोगों ने कहा था। देखिए मैं अभी भी हमदर्दी रखता हूँ पीटीआई उसकी हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ। मैं उनका दाना दोस्त हूँ इस वक्त, जो मैं तनकीद कर रहा हूँ, अगर वो समझे मुझे। 10 अरब रुपए की चोरी होती है रोजाना FBI से, 10 अरब रोजाना, महीने के 300 और साल के 3600 अरब। खुदा की कसम सिर्फ FBI से खान साहब अपने पहले साल हुकूमत के पहले साल में 600 अरब रुपए इजाफी चोरी चकारी लीकेज हद करते 1-1.5 साल ये करते करते अब मैं उन सेक्टर्स पे जा रहा हूँ जहां मुझे पता है कि टैक्स नहीं दिए जा रहे, चोरी हो रही है। स्मगलिंग के खिलाफ मैं ये इक़दाम करूंगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो मिसयूज हो रहा है वो एरियाज में आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 50 लाख से ऊपर। आम आदमी जो सैलरी क्लास तनख्वाहदार है उसके 6 लाख या 5 लाख की सालाना तनख्वाह पे टैक्स है। तो भाई जमींदारों पे, वडेरों, जागीरदारों पे भी लगाओ ना यार, हिम्मत करो। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने वक्त निकाला, मुल्क को बचाए जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अब्बासी साहब। अच्छा, मैं और ये एक ही बात कर रहे हैं, वो हमारे अच्छे दाना दोस्त हैं हमें। अच्छा मुझे बताएं, महंगा फोन जो 2 लाख रुपए का फोन है उस पर टैक्स लग जाए तो किसको तकलीफ है और क्यों तकलीफ है? अगर किसी ने मना नहीं किया, उसी पे लगे ना। अभी जो कह रहे हैं कि जी लुट गए और पिट गए, एग्रीकल्चर का ना वो मैं बता रहा हूँ, मैं इनको और बातें बता रहा हूँ ये बाकी दोस्तों को भी, मैं कुंडी साहब को भी। कुंडी साहब, अगर इम्पोर्टेड साइकिल पे टैक्स लगता है, सरकार के खजाने में पैसे आते हैं, तो क्यों आप वावेला कर रहे हैं? जी कुंडी साहब, अगर हॉट डॉग्स पे और सॉसेजेस पे टैक्स लगता है, और जैसे मैंने कहा सैल्मन फिश पे टैक्स लगता है, और जैसे मैंने कहा कि इंपोर्टेड स्टेक पे टैक्स लगता है, तो आप मुजाहिरा इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो बड़े हैं उनके लिए महंगा हो गया। महंगा नहीं होता भाई, ये तो पैसे सरकार के खजाने में आएंगे। मुझे एक चीज आप गिनवा दें जो गरीब बंदे के इस्तेमाल में जिस पे टैक्स लगे। फरीद पराजा साहब बोलना चाह रहे हैं। जी पराजा साहब। अच्छा, मैं 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। मैं दूसरे मौजू पे भी फवाद चौधरी साहब की जो आपने बात कर लूँ, जी बोले फौरी निकलना है। मैं एक बात तो ये करना चाहता हूँ कि इन्होंने स्टेट बैंक से जो कर्जे थे कौम के, वो कमर्शियल बैंकों की तरफ मुंतकिल कर दिए। पहले तो अगर ये जाता था यानी वापसी तो स्टेट बैंक को जा रही थी, अब हम कमर्शियल बैंकों के मकरूज हो गए और ये कह रहे हैं हमने ख़त्म कर दिया है। वो ख़त्म नहीं किया, मुंतकिल किया। दूसरी बात है जो फवाद चौधरी साहब के बारे में आपने कही थी, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। देखे ना, जब करारदाद मकासद पास हो गई और करारदाद मकासद पास की उन लोगों ने जो क़ायद-ए-आज़म के साथी थे, तो वो उनके पास करने के बाद ये मुतनाज़ बात ही ले रही। 101 तकारीर है क़ायद-ए-आज़म की, फिर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कोई तनाज़ा ही नहीं रहा। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और करारदाद मकासद उसका हिस्सा है। तो ये आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? क्यों ये चीज़ें नजरें हटाने के लिए असल मसाइल से इस तरह की चीज़ें जो है वो ले आते हैं और ख़ुद नाम ले रहे हैं मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत। तो क़ायद-ए-आज़म में अगर आपके ख्याल में वो तो इस्लामी नहीं बनाना चाहते थे, इमरान खान बनाना चाहते, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन फैलाने के लिए, वरना करारदाद। पराजा साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट ब्रीफ कमेंट जो है अब्बासी साहब का चाहता हूं। भी तकलीफ जी अब्बासी साहब, इस्लामी और फलाई इन दोनों एक तो उन्होंने पहले स्टेट बैंक वाली बात मैं आपको समझा दूं। जब हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे मांगती है तो स्टेट बैंक पैसे छाप के देता है, वो पैसा छपता है तो मुल्क में पैसे की रेल पेल हो जाती है, जिससे महंगाई आती है। अगर वो किसी कमर्शियल बैंक से लेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा छापने का इख्तियार नहीं है, जो हम स्टेट बैंक से कोई कंपल्सन कंडीशन नहीं है। देखें, हमने स्टेट बैंक को आज भी वो पार्लियामान को जवाब दिया है, लेकिन आज हमारी हुकूमत उसको पैसा नया छापने का ऑर्डर नहीं दे सकती जब तक स्टेट बैंक कन्विंस नहीं होगा। पॉइंट पे आ जाए। देखें, दूसरी बात है, ये लंबी डिबेट है। मैं तो नहीं समझता कि इस्लामी रियासत और फलाई रियासत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहते हैं, तो आप अपने वज़ीर इत्तलात को समझाएं सर। मदीना रियासत मदीना का जो फलाई निज़ाम, जो मेरिट का निज़ाम, उस पे लाना चाहते हैं। फवाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? आप उनसे मुझे एक बात बताएं, जो वज़ीर इत्तलात है वफाक का, ये उसका बयान बतौर वज़ीर इत्तलात लिया जाए, उनकी जाती राय ली जाए? इतनी बड़ी वो खिताब कर देते हैं। जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो बयान देता है उसके बाद हम सब के बयानों की अहमियत खत्म हो जाती है। तर्जुमान है इमरान खान साहब इस पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना
चाहते हैं और वो बार बार मदीना की रियासत की बात करते हैं। इसमें अगर कोई मजहबी कार्ड खेलना चाहता है तो उसकी मर्जी है। फवाद साहब ने क्या बात की ना मैंने सुनी, ना मुझे पता है। और फवाद साहब उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन दूर कर लें कि कायद आजम एक इस्लामी रियासत चाहते थे, बल्कि वो तो एक फलाही रियासत चाहते थे। इस्लाम फलाह का नाम है या नहीं है? नहीं, तो फलाही रियासत इस्लामी नहीं हो सकती। तो ये आप उनसे पूछें। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान का मौका यह है कि पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है और जो इमरान खान बनाना चाहते हैं। बाकी वुज़रा साहब ये उनको कम्युनिकेट भी करें अपने विफाक के वज़ीर इत्तलात को, क्योंकि वो अपनी जाती राय फिर जो है ना मुल्क के 22 करोड़ आवाम का मसला ना करें। अपनी जाती राय देने नहीं, जब वो एक पोजीशन पे बैठा हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो उस वक्त वो उसकी जाती राय होगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। चलें, दिस इज द फाइनल कमेंट। यू स्पोक टू अस वेरी वेल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। फरीद पराचा साहब, आपने बड़े शार्पली आपने हमारे लिए टाइम निकाला और नेक ऑफ द आवर आप हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब कमिटेड थे स्काइप पर, लेकिन वो ड्राइव कर रहे थे, इस वजह से ज्यादा नहीं हो सकी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, 2022 हम चाहते हैं कि पाकिस्तान राइज हो। पाकिस्तान राइज हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जो हालत है वो अभी भी दिगरगूं है। आज की इस नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।